जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुरीद हुसैन बांसुरी के हवाले से आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। ये वीडियो भी बड़ा अहम होने वाला है। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कौन कौन सी स्केल की बांसुरियाँ होती हैं, इनके साइज़ कितने कितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि आपको बांसुरी का सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आप कोई कैरोक बजाना चाह रहे हैं, कोई गाना किसी गाने के साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, गाना लगा के उसको सुन सुन के साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या उसके इंटरवल्स आप याद करना चाह रहे हैं, और या आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपको किसी सिंगर के साथ संगत करना है स्टेज पे, या फिर आपको किसी स्टूडियो में किसी रिकॉर्डिंग के अंदर आपको फ्लूट मिक्स करना है, तो आपको बांसुरी का सिलेक्शन कैसे करना है। तो इसमें मैं आपको कुछ एक आसान टिप्स देना चाह रहा हूँ। जो लोग पूरा नहीं सीखा हुआ बांसुरी का, किसी उस्ताद के पास, गुरु के पास नहीं बैठ सके, वक्त नहीं मिला, या उस्ताद दूर हैं, तो किसी हद तक आपको इसमें से रहनुमाई मिलेगी। पूरी हद तक तो मैं नहीं कह सकता, और हो भी नहीं सकता कि अगर कोई बंदा उस्ताद के पास नहीं बैठा, सिर्फ वीडियो से, ट्यूटोरियल से सीखना चाह रहा है, तो पूरी रहनुमाई मिलने का इम्कान नहीं होता। तो क्योंकि आप कुछ हद तक सीख लेते हैं, वहाँ से देख के कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि आप दुरुस्त कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं, आपको ये कोई नहीं बता रहा कि आपने जो किया है वो ठीक किया या गलत किया। चलें इस बात को लेके चलते हैं आगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहली जो बात, आपको स्केल का पता होना चाहिए कि आपने जो बजाना है वो खर्ज कौन सा है। 12 सुर हैं, 12 में से कोई एक सुर होता है जिसे हम स्केल मानते हैं। अगर कैरोक बजाना है तो उसका एक स्केल होगा, स्केल के बाद उसका जो है राग या जिस ग्राउंड पे कंपोजिशन बनी हुई है वो बाद का मसला है, पहले स्केल है। तो स्केल मालूम करने के लिए हमें थोड़ा बहुत हारमोनियम का इल्म होना चाहिए, कुछ कॉर्ड्स का पता होना चाहिए, बजाने का पता होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। अच्छी बात है। अगर आपके पास बांसुरी के उस्ताद नहीं है तो आप हारमोनियम सीखें या कीबोर्ड सीखें, ताकि आपको स्केल्स की समझ आए, फिर बांसुरी आसान हो जाएगी। अच्छा, तो चलते हैं हम कि ये मेरे पास सी की बांसुरी मैंने ली है, इसलिए कि अक्सर बिगिनर्स के पास सी की बांसुरी होती है, तो इससे ज़रा आसानी रहेगी आपको समझने में बात। तो स्केल का जब पता चल गया कि ये फ़लाँ सुर की कंपोजिशन है, तो इसके साथ हमने बजाना है। उसके बाद हमने राग का पता करना है। अगर राग की भी समझ नहीं है, आपको नहीं पता कि ये कौन सा राग है, तो फिर उसका एक और आसान सा तरीका है, जिसे हम जुगाड़ कह सकते हैं, टोटका कह सकते हैं। आपने खर्च के बाद पहले 2 नोट्स जो है ना, उनका पता करना है कि वो शुद्ध हैं या कोमल हैं, या उनमें से पहला शुद्ध है दूसरा कोमल है, या उनमें से खर्च के बाद पहला कोमल है और दूसरा शुद्ध है। बस ये आपने पता करना है। कितनी चीज़ें हो गई? खर्च के बाद पहला शुद्ध दूसरा शुद्ध, ये एक हो गया। खर्च के बाद पहला शुद्ध दूसरा कोमल, ठीक हो गया। और तीसरा, खर्च के बाद पहला कोमल और दूसरा शुद्ध, और चौथा, खर्च के बाद दोनों कोमल। तो ये एक थोड़ा आसान सा तरीका है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये खर्च के बाद 2 जो सुर हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा जी, अगर अब हम चलते हैं बांसुरी की तरफ कि हमने कौन सी बांसुरी उठानी है और किस पोजीशन से उस कंपोजिशन को हमने बजाना है। तो
मैं एक सपोज़ कर लेता हूँ कि गाना जो आप बजाना चाह रहे हैं या कैरियोक बजाना चाह रहे हैं उसका स्केल सी है, तो सी का फ्लूट मैंने ले लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो कंपोज़र ने कंपोजिशन तैयार की हुई है वो हमें यहाँ से बजाने में सपोर्ट करे आसानी से। वैसे तो अगर आप कारीगर हैं, पूरा इल्म जानते हैं, पूरी प्रैक्टिस की हुई है, फिर तो कोई इशू नहीं है, आप इसी स्केल से सी से उसको बजा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरी प्रैक्टिस नहीं है तो किसी जगह पे आप जाके फंस जाएंगे जहाँ पे मिसाल के तौर पे मध्यम कोमल है और उसके बाद पा आ रहा है, तो यहाँ पे जो जोड़ बनेगा उस पर आपको मुश्किल हो सकती है। गंधार कोमल है और मध्यम भी कोमल है, उसके बाद पंचम का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए बेहतर होता है कि हम फ्लूट ही ऐसा उठाएं जिसमें मैक्सिमम जो सुर हैं वो आपके पूरा होल खोल के बज रहे हों, हाफ नोट का यूज़ कम से कम हो रहा हो, फिर आसानी रहेगी। तो हम कंपोजिशन का जब पता कर लेते हैं कि पहले सुर दो कौन से हैं, तो फिर पोजीशन की बात आ जाती है कि किस जगह से उसको बजाएं। अगर तो पहले खर्च के बाद पहले दो सुर शुद्ध हैं तो आपने ये वाला स्केल रख लेना है। अगर खर्च के बाद पहले दोनों सुर कोमल हैं तो फिर दो पोजीशनें हैं। हर राग के लिए बांसुरी में कम से कम दो पोजीशनें आसान होती हैं जिनको आप आराम से बजा सकते हैं। अगर दोनों कोमल हैं, सा के बाद के पहले दो सुर यानी दूसरा और तीसरा कोमल हैं, तो फिर आप ये स्केल भी रख सकते हैं और ये स्केल भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपका पहला सुर सा के बाद शुद्ध है और दूसरा कोमल है, फिर आपने दो पोजीशनें हैं जिससे आप स्केल बना सकते हैं। एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन। अच्छा, अगर आपके खर्च के बाद पहला कोमल है और दूसरा शुद्ध है तो फिर आपने ये पोजीशन बना लेनी है। ठीक हो गया। तो ये पोजीशनें हैं आसान, लेकिन जो प्रोफेशनली बजाते हैं उनके लिए बहुत सी पोजीशनें होती हैं। वो रेंज भी उनको देखनी होती है, कंपोजिशन की रेंज क्या है, क्योंकि कंपोज़र की मर्ज़ी है वो कंपोजिशन को कितनी रेंज तक फैला रहा है। संपूर्ण है या सा से पा तक ही ख़त्म हो जाती है, या उसमें मंदिर स्थान का हिस्सा भी उसमें आ रहा है कुछ, और कुछ मध्य स्थान, और कुछ कंपोजिशन ऐसी भी होती हैं जो संपूर्ण के अलावा भी उनकी जो फैलाव होता है वो होता है कि वो संपूर्ण तो हैं ही मगर उसमें मंदिर स्थान का भी इस्तेमाल हो रहा है और तार स्थान का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो उसके लिए फिर हमें कंपोजिशन को देखने के बाद बांसुरी का चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी बांसुरी लेंगे तो हमें ये पूरी रेंज सुरों की जो है वो मिलेगी। तो ये है आज का वीडियो, और ये मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो को समझने के लिए भी किसी न किसी हद तक पहले से आपको बांसुरी की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी गुरु से सीख रहे हैं, किसी उस्ताद के पास बैठते हैं और वो आपको ये सब चीज़ें बता चुके हों, रेंज क्या होती हैं, स्केल का पकड़ना क्या है, पोजीशंस कौन कौन सी हैं, तो फिर जाके ये वीडियो उन लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा आसान रहेगी। तो इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर आपको अगर कहीं कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में आप आके पूछ सकते हैं। तो जितना मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो तक इजाज़त।